ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखिए, जो अपना फोर्थ टेस्ट हुआ था, उस फोर्थ टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन टॉपर रहे थे उसका एक ही क्षण के अंतर्गत बात करते हुए फिर अपन आगे बढ़ते हैं और पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपको ऊर्जा का नया संचार करेगा, इसीलिए ये चीज़ें बताई जाती है। देखो, जो फर्स्ट है वो 1 सेकेंड, जो बालाबाई जाट करके सेकंड नंबर पर मुकेश जी मीणा है, थर्ड नंबर पर हर्ष जी शर्मा है। इनको बहुत बहुत बधाई और बाकी सबको भी बधाई। ये टॉप 20 के नाम दिए जा रहे हैं। बाकी आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो टेस्ट के अंतर्गत अपेयर होने की हिम्मत कर रहे हैं, वही अपने आप में आपके अंतर्गत ताकत झलकती है। जो टेस्ट ही नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोग टेस्ट के अंतर्गत आ रहे हैं और सिर्फ टेस्ट पेपर के लिए उसको टेस्ट को सबमिट किया और उसके अंतर्गत टेस्ट पेपर ले लेते हैं। अरे टेस्ट पेपरों की तो किताबें भरी पड़ी है। मैं आपके अंतर्गत टेस्ट देने की तलब जगाना चाहता हूँ। इसी तलब यही आपकी वैतरणी को, यही आपकी नैया को पार लगाएगी और इसको आप पूरी तसल्ली से और पूरी ईमानदारी से दें। आप तो ये सोचें कि ये ईओ का पेपर आरपीएससी ही ले रही है, इस तलब से दोगे, अपना यहाँ दे रहे हैं या कहीं पे भी दे रहे हैं, तभी आपको कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। मनोज कुमार जी मीणा 4th रैंक है, सुनील कुमार जी 5th रैंक है, ये 39 के आसपास नंबर आए हैं। मनोज सिंह जी 6 नंबर, अविनाश जी शर्मा 7th, हर्षिक जी चौधरी 8th, भगवान सिंह जी 9, महेंद्र जी हातल ये 10 नंबर पर, और 11 नंबर पर आदेश जी मीणा, 11th पर, 12th पर हेमंत कुमार जी, 13 पर रोचक गुप्ता जी, 14 पर नरपत राम जी, 15 पर मोहम्मद यासीन जी, और ये तो इसको आपको नहीं गिनना है ना, ये मेरी गुड़िया का नाम ही है। 17 पर शैम, 18 पर गौरी रामचंद्रानी, 19 पर ललित कुमार जी और 20 पर सलीम खान जी। ये 90 लोगों के नाम है। इस पेपर को सिर्फ पेपर कंडक्ट करने के लिए बहुत सारी गलतियां वैसे भी सबमिट कर दिया जाता है, तो इससे आपको आराध्या से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी बच्ची है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब जो अपन नेक्स्ट सिलेबस ले रहे हैं उसको भी आपको थोड़ा सा साथ में ध्यान रख रहा हूँ। ये अपन ने पढ़ लिया प्रागैतिहासिक पुराण, पुरापाषाण से ताम्रपाषाण और कांस्य युग तक, ऐतिहासिक राजस्थान प्रारंभिक ईस्वी काल से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र तक, प्राचीन राजस्थान में समाज धर्म संस्कृति ये भी देख लिया, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। जो पिछला पढ़ा है उसका अपन रिपीट रिवीजन करते हुए नेक्स्ट अपन आगे की ओर चल रहे हैं। अब अपन लेंगे प्रमुख राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुइल और प्रतिहार शासक, 2 शासकों के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये धीरे धीरे देखो आपके कंसाइज होता रहेगा। जिन लोगों ने पहले के टेस्ट नहीं दिए, अभी से भी ये इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये सर्किल है, यहां से जहां से शुरू किया वहीं अपन वापस आकर के फिनिश करेंगे। तो यदि आपने नए हैं, आज वीडियो देख रहे हैं, नए इस टेस्ट के अंतर्गत अपेयर हो रहे हैं, तो आप ये जो इस टेस्ट को आप देना शुरू कर दीजिए। इसके अंतर्गत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, जो इसके अंतर्गत जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान पढ़ लिया, भारतीय संविधान की विशेषता, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार देख लिया। अब नेक्स्ट के अंतर्गत ये तो अपन टॉपिक लेंगे ही लेंगे, इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों को भी लेंगे। हो सकता है कि आप कुछ त्योहारों का सीजन चल रहा है और आपके लिए थोड़े से टॉपिक जो इनिशियली पढ़ रहा है उसके लिए ज़्यादा लग रहे हैं, पर अभी आप थोड़ा सा दबाव में भी पढ़ लोगे तो भी आपको बेनिफिट करेंगे। अब देखो, जो समसामयिकी घटनाक्रम है, इस बार हम जो क्रोनोलॉजी आती है उसके साथ में हो जाएंगे, तो इसलिए जो राजस्थान की जो क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी के अपन ने कौन कौन से पोर्शन लिए हैं उसको आपको देखना है। तो क्रोनोलॉजी के अंतर्गत हमने इस मासिक के अंतर्गत, वो आगे भी वैसे डिस्कस हो रहा है, एक तो मासिक घटनाओं का सार संग्रह, एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और एक राष्ट्रीय परिदृश्य, ये 3 टॉपिक इसके अंतर्गत लिए। धीरे धीरे अपन सितंबर कर लेंगे, फिर अक्टूबर के महीने में कर लेंगे, फिर नवंबर अपन क्रोनोलॉजी के साथ में आ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। थोड़ा हो सकता है कहीं ज़्यादा भी कभी लगे तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। धीरे धीरे आप थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी को बिल्डिंग कीजिए। अब इसके अंतर्गत देखो, नगर पालिकाओं का गठन और शासन ये पढ़ लिया, कार्य संचालन और वार्ड समिति पढ़ लिया। ये धारा 3 से लेकर के ये अपने 50 तक था, 1 सेकेंड, 3 से लेकर के 50 तक थी। इसके बाद में 51 से लेकर के ये 66 तक थी। नगर पालिका की संपत्ति ये भी अपन ने पढ़ लिया है। ये नगर पालिका की संपत्ति अपने 67 से लेकर के 75 तक थी।
अब इसके बाद में नेक्स्ट नगरपालिका के वित्त और नगरपालिका की निधि, ये 76 से लेकर के 89 तक थी। अपन ने पिछले सिलेबस में नगरपालिका के राजस्व के 101 से लेकर के 105 तक पढ़ने का भी विचार था, परंतु 2-3 लोगों के मैसेज आ गए कि सर त्योहार की वजह से हम इतना ज़्यादा कर नहीं पाए हैं, तो हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उस क्लास को अपन ने नहीं किया। नेक्स्ट देखो, जो नगरपालिका का राजस्व है, ये नगरपालिका का राजस्व है जो 101 से लेकर के 140 तक दिया हुआ है। तो अपन अभी इसके अंतर्गत टारगेट रख रहे हैं वो 101 से लेकर के 120 तक का रख रहे हैं। देखो कितना संभव हो पता है, उसी के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। नेक्स्ट जो योजनाएं हैं, योजनाओं के अंतर्गत अपने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट पढ़ लिया, हृदय पढ़ लिया, अमृत मिशन पढ़ लिया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पढ़ ली, प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ ली। पीछे 3 योजनाएं बचती है, स्वच्छ भारत, इसको इस बार इंदिरा गांधी रसोई योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजनाओं का अपन सारा पोर्शन इस बार कर लेंगे। नेक्स्ट अगले सप्ताह के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से पोर्शन के अंतर्गत यहां से भी मुझे लगेगा तो इस पोर्शन को भी कुछ पोर्शन लेते हुए फिर अपन इसको कंसाइज कर देंगे। कंसाइज होते ही ये आपका ऐसा लगेगा जैसे सिलेबस को अपन ने बहुत सारा कवर कर लिया, और वैसे भी अपन ने यदि देखा जाए तो 50-60% के आसपास अपन लोग कोर्स के चल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है और अच्छे से हम चल रहे हैं और अच्छे सा कार्य कर रहे हैं। ये भी आपके टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाएगा क्या क्या आपके जो 5th शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है, और इसकी जो डेट है वो अपने 12 अक्टूबर रखी गई है। 1 सेकेंड, 12 अक्टूबर को जो वार है, 1 सेकेंड है ना, 12 अक्टूबर, बिल्कुल 12 अक्टूबर को रखा गया है, बुधवार ही है उस दिन, इसीलिए 12 अक्टूबर रखा गया है। और इसके अंतर्गत ये सारी सिलेबस के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर पेपर का टाइमिंग ज़्यादा रखो, तो इसलिए इस बार टाइमिंग को भी अपन ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। लास्ट के अंतर्गत मुझे इस प्रकार की आपकी कोशिश करनी है कि बिल्कुल फिक्स टाइम पर विंडो खुलेगा और फिक्स टाइम पर आपके अंतर्गत अनुशासन लेकर आना है, इसीलिए सारी चीज़ की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि पेपर डाल दो सर, अरे पेपर, खाली पेपर तो खूब पड़े हैं मार्केट में, भरा पड़ा है पेपरों से। आप इसको अपने सिस्टम से करोगे और इसको जो चीज़ें दी गई है उसके अकॉर्डिंग पढ़ करके करोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और वो चीज़ें भी होगी। मुझे क्या इन पेपरों का अचार डालना है, आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा, इस पर सारी चीज़ें टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे भी कुछ चीज़ें इसलिए नहीं डाली है, वो पेपर के सेक्शन में डाला हुआ है। पेपर के सेक्शन में इसलिए डाला है कि वो चीज़ जो पेपर, कम से कम आप पेपर तक, सेक्शन तक तो पहुंचे। और अब भी यदि कोई नया इसके अंतर्गत जुड़ रहा है तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देखे, और उसके अंतर्गत आप यदि 2 से 3 टेस्ट नहीं देते और खाली टेस्ट के अंतर्गत अपियर होते रहे तो मैं उन लोगों को भी टेस्ट से फिर अपन बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो खाली पेपर के लिए इस हिसाब से बैठे हैं, उनका कोई ज़्यादा ऐसा पेपर से कोई मतलब नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ कहता हूँ कि आप अपने जो मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, आप अपने मन पर नियंत्रण रखें, मन पर नियंत्रण रखें। ये नियंत्रण कैसा आएगा? तो ये नियंत्रण आएगा, आप बिल्कुल देखो, यदि आपको कब हाँ करनी है किसी को और कब किसी को ना देनी है, ये आपको आना चाहिए। यदि आपका कोई फ्रेंड आया है, आपको कह रहा है कि चल मूवी चलें, आपका मन एग्जाम के है, आप चले गए, तो आपका मन का कंट्रोल में। यदि आपको अपनी हर एक्टिविटी पर कोई आया, आपको डिस्टर्ब करने चला गया, अरे यार ये दोस्त है क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, आप अपना काम कीजिए। सबसे मुख्य काम आपका क्या है, अभी पढ़ने वाला है। और जो अपन पेपर कर रहे हैं, इस पेपर के अंतर्गत वो चीजें कर रहे हैं कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए। हम खाली सीधे ऐसा नहीं कि सीधे टिक 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 लगा दिए कि भाई ये इसका ए बे से दे, ये आंसर है। ये तो मैं आपकी आंसर सीरीज ही डाल देता हूं। ये डिस्कस वीडियो है, और डिस्कस वीडियो के अंतर्गत किस प्रकार से इसकी पोस्टमार्टम करनी है, आपको इसी ढंग से और इसी पैटर्न से पढ़ना है। हर पेपर, चाहे किसी भी पेपर का हो, आरपीएससी ले तो उसकी पोस्टमार्टम पूरा उसको खोल खोल करके देखो क्या इसके अंतर्गत चीजें आती है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ना। देखो ये दिया है सर्वप्रथम जो सामंत व्यवस्था है, सर्वप्रथम सामंत व्यवस्था है वो इंग्लैंड के फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते भी है, मान इसमें इसके समान, जिसका उल्लेख किसने किया है। अब इसने जो फ्यूडल जो सिस्टम है उसी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए इसको सबसे पहले जो मानने वाले थे वो कर्नल जेम्स टोड थे। कर्नल जेम्स टोड ने जो अपनी जो सामंत व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को 3 प्रकार से बताया था। 3 प्रकार से इन्होंने बताया था कि एक तो सामान्य व्यवस्था है, एक तो सामान्य व्यवस्था है,
और वो एक क्या थी इनकी सैनिक व्यवस्था है, एक तो सामान्य और एक सैनिक व्यवस्था है। दूसरी कौन सी है, न्याय व्यवस्था है। और तीसरा जैसे इसके अंतर्गत क्या है, भू राजस्व व्यवस्था है। ये इस पूरे जो अपने सामंत व्यवस्था के अंतर्गत भी इस प्रकार की ये जो इनकी मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी ये इस प्रकार की थी। और सबसे पहले इसको बताने वाले कौन थे, वो कर्नल जेम्स टोड थे। और इस सामंत व्यवस्था के जो उदय है वो 6वीं शताब्दी के अंतर्गत बताने वाले हैं प्रोफेसर राय चौधरी है। और जो प्रोफेसर अपने RS शर्मा है, इन्होंने बताया कि 4वीं शताब्दी के अंतर्गत सामंत व्यवस्था आ गई और 11वीं व 12वीं शताब्दी के अंतर्गत विकसित हुई है। और जो प्रोफेसर इरफान हबीब है, इन्होंने जो जागीरदारी व्यवस्था है इसमें 2 शब्द लिए, जय तथा गिर शब्द लिए। ये राज्य का वह भाग है जिसमें उस क्षेत्र को जो भू राजस्व वसूल किया जाता है उसका अधिकार मिलता था, उसका अधिकार उस सामंत को दे दिया जाता था। और ये जो सामंत की व्यवस्था थी इसमें जैसे ये कोई टेंट होता है, टेंट के अंतर्गत बीच में क्या था, राजा था, और बाकी इसके जो टेंट के अंतर्गत दूसरे लोग थे वो इस टेंट के अंतर्गत क्या थे। तो इस प्रकार से ये सामंत व्यवस्था क्या थी, टेंट की व्यवस्था के अंतर्गत थी, जो केंद्र के अंतर्गत राजा था और बाकी सामंत इसके साथ में होते थे। राजा के उदय के साथ में सामंत का उदय होता था और राजा के अंत के साथ में सामंत का भी अंत हो जाता था। और ये व्यवस्था क्या थी, जो सामंत व्यवस्था थी एक कुलीय व्यवस्था थी। कुलीय व्यवस्था के अंतर्गत इसमें बिना सामंत के राजा कोई भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैनिक नीतिगत निर्णय भी नहीं ले पाते थे। ये इस प्रकार की थी, ये इनको काका जी कहते थे, ये भाई जी कहते थे, आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। ये इसके अंतर्गत व्यवस्था सामंत व्यवस्था थी। ये क्लास अपन ने जो 11वीं क्लास का आपके इसका मटेरियल आपके PDF को भी भेजा गया था कि जिससे आप इसको क्लास को देख सकें, आप अच्छे से पढ़ सकें, मैटर नहीं हो तो। मेवाड़ में 3 प्रकार के सामंतों की श्रेणियों की व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार के सामंतों की श्रेणियों की व्यवस्था की गई है। उसके अंतर्गत कर्नल जेम्स टोड था। देखो मेवाड़ में कौन कौन से जो 3 प्रकार की सामंत व्यवस्था थी उनके नाम क्या थे, उमराव था। ये आपका इसमें डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इसके अंतर्गत जो उमरावों की श्रेणियां थी वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंतर्गत थी। फर्स्ट में इसमें उमराव 16 थे, इसके अंतर्गत जो संख्या थी श्रेणियां इसमें 32 थे, और इसके अंतर्गत कई शो थे, बहुत सारे थे। और जो इसमें सामंत श्रेणियों के अंतर्गत जो राजवी, सरदार और गनाइत है, राजवी, सरदार, गनाइत, और एक थे मुत्सेदी करके, राजवी, सरदार, गनाइत, ये मारवाड़ के अंतर्गत थे। ये मारवाड़ के अंतर्गत सामंत श्रेणियां थी। और उमराव जो श्रेणी थी वो थी अपने मेवाड़ के अंतर्गत थी। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। पट्टा रेख का देखो सीधा सा अर्थ तो यही था कि अनुमानित वार्षिक आय से लगाया जाता था, अनुमानित वार्षिक आय से लगाया जाता था। अब बात आती है, इसको अन्य अर्थ के अंतर्गत सैन्य कर भी कहा जाता है, इसीलिए इसको ऊपर लिखा गया था। आपको पर मुख्य अर्थ देखना है, यही तो अपन को क्वेश्चन के अंतर्गत ढूंढना है कि इसमें क्वेश्चन के अंतर्गत और आंसर हो रहे हैं, सॉरी इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन हो रहे हैं, उसमें भी आपको जो सबसे महत्वपूर्ण आंसर लगता है वही आपको करना है। तो ये इस प्रकार से अनुमानित जो वार्षिक आय दी उसको अपन जो पट्टा रेख कहा जाता था कि भाई ये इसकी इतनी होती है, ये इसको पट्टा दे दिया जाता था, ठीक ना। तो ये इसके अंतर्गत मुख्य व्यवस्था थी। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां पर चलती थी। तो डावी और जीवनी सामंतों की व्यवस्था थी वो जैसलमेर के अंतर्गत चलती थी। अब जैसलमेर के अंतर्गत चलती तो थी, अब आपको यह भी देखना है ये किस समय चलती थी। तो ये अपने हर राज भाटी थे, हर राज वहां के शासक थे, भाटी थे, उन्होंने इस समय की व्यवस्था को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से। तो बारह कोटड़ी ये जयपुर के अंतर्गत थी। आमेर लिखा हुआ है, आमेर और जयपुर एक ही बात है, जयपुर के अंतर्गत थी। और यहां के राजा थे पृथ्वी सिंह, यहां के राजा क्या थे, पृथ्वी सिंह थे। अब यदि आप कहीं पे भी जो मैटर पढ़ रहे हैं और उस मैटर के अंतर्गत नया क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको वैल्यू एड कर लीजिए, आपको नया मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पृथ्वी सिंह से 12 पुत्र थे, 12 पुत्र पे क्या दिया, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था को इन्होंने चलाया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा आपको उसके अंतर्गत क्या चीज है, पृथ्वी सिंह जी के 12 पुत्रों पर इस प्रकार की व्यवस्था का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखिए, लाटा और कुंता का संबंध क्या है। लाटा और कुंता का क्या संबंध था, ये लगान की व्यवस्था थी, ये लगान के अंतर्गत व्यवस्था थी। एक तो होती थी लाटा, एक होती थी कुंता, और कुछ अन्य भी थी। लाटा के अंतर्गत थी क्या था, जैसे ये कटाई है आपकी, अब इस कटाई के बाद में इसको कटाई को कर लिया, लाटा लाटते हैं,
लाटा को लाट लिया, कटाई करने के बाद में अब इससे जो कर वसूला जाता था उसे लाटा कहते थे। कुंता, ये खड़ी फसल से, जो खड़ी फसल है वहां से उसके जो खड़ी फसल थी उससे अनुमानित लागत थी कि भाई ये अनुमान इसकी इतना हो सकता है, तो कूदते थे, एक अनुमान लगाते थे, एग्जाम्पशन लगाते थे, तो वो इस प्रकार की थी। अन्य के अंतर्गत खूब है, जैसे आज भी चलती है, मुकाता कुछ फिक्स मानदेय पर दे दी जाती है। डोरी, डोरी के अंतर्गत माप जाता है। गुगरी, जिसके अंतर्गत जितना वो पहले अनाज देते हैं कि ये इतना अनाज आप ले जाओ, इसके अकॉर्डिंग वो ले लेते थे। तो ये सुविधाओं पर लगाए क्या थे, लाटा और कुंता का था उपज पर कर आंकने की पद्धति थी, उपज पर कर आंकने की पद्धति थी। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। देखो उत्तराधिकार शुल्क के बारे में यदि आप जब बिजोली आंदोलन पढ़ोगे वह उत्तराधिकार शुल्क के बारे में देखा जाता है। जैसे ये सामंत था, अब सामंत के बाद में इसका जैसे पुत्र बन गया तो ये उसका उत्तराधिकारी हुआ, तो इस पर भी राजा क्या है, टैक्स लेता था, कर लेता था। अब ये टैक्स लेगा तो ये बेचारा सामंत क्या करेगा, ये किसानों का शोषण ही तो करेगा। तो ये व्यवस्था चलती रहती थी, तो ये उत्तराधिकार शुल्क लगाया जाता था। पर जैसलमेर के अंतर्गत इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, जैसलमेर के अंतर्गत इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। जोधपुर में इसी व्यवस्था को कहते थे, जो उत्तराधिकार शुल्क था उसको पेशकशी कहते थे, पेशकशी कहते थे। मेवाड़ और अपने जयपुर के अंतर्गत, मेवाड़ व जयपुर के अंतर्गत इसे क्या कहते थे, नजराना कहते थे। क्या कहते थे, नजराना इस प्रकार का कर लिया जाता था। और भी इसके नाम है उत्तराधिकार कर, जैसे तलवार बंदई कर, ये भी उत्तराधिकार करी का नाम है, तलवार बंदई कर। इसका मतलब नया जो उत्तराधिकारी बना है उसका भी आप टैक्स दो, ये इस प्रकार की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ की मानसिंह ने प्रसिद्ध पीठ मां मंदिर का निर्माण कहां करवाया था, तो जोधपुर के अंतर्गत आई। जोधपुर के अंतर्गत मां मंदिर का निर्माण करवाया है। वही जालरा भी मां मंदिर के अंतर्गत, मां मंदिर का जालरा भी प्रसिद्ध आया हुआ है, ठीक ना। ये अपने मां मंदिर के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं वो मुख्यतः मूल जो मां मंदिर के ही हैं। नेक्स्ट देखिए, मदद ए मास, ये मदर लिख दिया, ये क्या है, मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दिया जाता था। ये एक्चुअली क्या है, जो विद्वान होते थे, जो विद्वान होते थे, जो कवि होते थे, जो पोइट होते थे और जो लेखक होते थे, इन विद्वानों को जो पुण्यार्थ कार्यों के लिए कुछ भूमि दी जाती थी। पुण्यार्थ कार्यों के लिए, पुण्यार्थ कार्य है ना, पुण्य के जो कार्य होते थे इसके लिए भूमि दी जाती थी। इस भूमि को क्या कहते थे, मदद ए मास कहते थे। कई कई जगह पर इसे मिल्क भी कहा जाता है। अब कई कई जगह पर इसे सरयुगल भी कहते थे ना, सरयुगल भी कहते थे। तो ये इसके नाम थे। कहीं पर इसको भोग भी कहते थे, ये इसके नाम थे। ये विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को अपने दी जाने वाली भूमि इस प्रकार की सी, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान के 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया। ये नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं, और जो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया, ये 43 क के अंतर्गत जोड़ा गया। 43 क के अंतर्गत उद्योग और प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता के लिए दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है, तो अभी तो ये आया नहीं है, 105वां संविधान संशोधन है। अब 105वें संविधान संशोधन देखो, ये लेटेस्ट है तो आपको ध्यान तो रखना ही है। तो इसमें जो सामाजिक एवं जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की, पहचान कि भाई ये पिछड़े वर्ग है, ये पहचान करने की ताकत किसको दे दी है, अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दी है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शक्ति दे दी है ना, प्रदेशों को शक्ति दे दी है। तो जो ओबीसी वगैरह के लिए ये जो किसको शामिल करना है वगैरह की, इसकी शक्ति किसके तहत दे दी है, 105वें के तहत। अब देखो, इसको जो संविधान संशोधन विधेयक आया था वो भी ध्यान रख लीजिए, ये 127वां संविधान संशोधन था। 127वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान किया गया है। तो देखो, आपको प्रस्तावना तो एक एक शब्द याद हो जाने चाहिए, प्रस्तावना के एक एक शब्द याद होना चाहिए कि किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है,
भाई किस प्रकार की स्वतंत्रता? जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इनकी स्वतंत्रताएं दी गई है। इसके अलावा किस किस न्याय कौन सा दिया गया? तो SAR, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया। समता कौन सी है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। प्रतिष्ठा व अवसर की समता दी गई है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा फटाफट भी इसको पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार दिया गया है? तो भाई निजता का अधिकार किसके अंतर्गत दिया है? 15 के अंतर्गत क्या दिया है? धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद नहीं, धर्म के आधार पर विभेद नहीं, समानता आनी चाहिए, धर्म के आधार पर विभेद नहीं। 19 क्या कहती है? वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 21 में क्या दिया हुआ? आपको इस प्रकार से कोई भी पेपर हो उसका पोस्टमार्टम करना है। 21 में दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसीलिए तो दिए हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत ही निजता का अधिकार दिया। आप किसी के घर के अंतर्गत किसी भी प्रकार का ताक जाग नहीं कर सकते, फोन टैपिंग नहीं कर सकते हो, ये सब इसके अंतर्गत आए हुए हैं। किसी को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार दिया है। जीविकोपार्जन पाने का, विदेश में जाने का, ये सारे अधिकार 21 के तहत दिए हुए हैं। कम से कम 60 से 70 अधिकार इसी के तहत आते हैं। 29 किसके लिए है? तो ये अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों जो वर्ग है उनके हितों का संरक्षण करता है, उनके हितों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट देखो, भारतीय जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो सीधा सा सिंपल है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसके अंतर्गत दिया है। इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति पर परीक्षण करती है? अब देखो, अधीनस्थ न्यायालयों की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालयों से 2 संबंधित है, एक तो उत्प्रेषण और एक है अपने प्रतिषेध। उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों किससे संबंधित है? ये न्यायालय से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? न्यायालय से संबंधित है। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है कि आपका अधिकार क्या है? ये लोकपद, ये जो लोकपद है उसके अवैध धारण कर लेता, कोई अवैध धारण कर लेता है तो इस पर पूछा जा सकता है, अवैध धारण करना। नेक्स्ट देखिए, परमादेश, इसमें भी क्या है? इसमें जो भी कोई सार्वजनिक अधिकारी है उसको अपने कार्यों के लिए यदि इनकार करता है तो उसके आदेश दे सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत किसी को भी आप गिरफ्तार कर ले तो 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जाता है, ठीक ना? तो ये इसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो इसमें जो 15 नंबर ऑप्शन है उसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। न्यायालयों से संबंधित आ रही है तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध के अंतर्गत आता है। आपको ऑप्शन क्यू वारंटो मैंडेमस सेरिटरी, जिसमें इंग्लिश में भी अच्छा लगता हो तो आप इसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है समानता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किसके अंतर्गत दिया गया है? देखो, आपको पता होगा जो 13 है वो विधि का कुछ अधिकार दिया हुआ है ना, विधि का अधिकार इसके अंतर्गत दिया हुआ है। अब जो विधियां दी गई, इसमें कुछ ऐसी विधियां दी गई। अब जो समानता का अधिकार है, अब जो समानता का अधिकार दिया हुआ है वो 14 से लेकर के अपने 18 तक दिया हुआ है। तो बाकी सभी इसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो 2, 3, 4 इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए, एक कथन को ए और दूसरे को आर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, ठीक है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, ये भी ठीक है। तो ए और दोनों सही है, पर इसकी व्याख्या भी नहीं करता है, तो इसके अंतर्गत बी ऑप्शन के अंतर्गत बी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, उसी के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा ना। 18 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो बिल्कुल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के क्या बनती है? संसद। तो संसद कर सकती है भाई। देखो, किसी भी संशोधन करना हो तो उसमें एक तो ये लोकसभा के अंतर्गत मिल जाएगा, फिर राज्यसभा के अंतर्गत, या राज्यसभा से लोकसभा के अंतर्गत। ये जब बहुमत से पारित हो जाता है फिर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देता है और ये संशोधन हो जाता है, ठीक ना। तो संसद करेगी, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है? नियुक्ति 1 सितंबर 2022 को की गई है। तो इसके अंतर्गत की गई है इंद्रमित गिल को दी गई है, जिसमें भी देखो फोटो आ रहा है। आपको बताता हूं, क्रोनोलॉजी के अंतर्गत भी जिसमें डायग्राम आया हुआ है, इसका मतलब वह अच्छा क्वेश्चन है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने का भी तरीका होता है।
एक दिन मैं आपको क्रोनोलॉजी भी पढ़ के बताऊंगा किस प्रकार से इसको पढ़ी जाए। 36वें राष्ट्रीय खेलों में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 को कहां पर किए जा रहे हैं, तो ये अपने गुजरात के अंतर्गत हो रहे हैं। ये जो वहाँ के सीएम जो भूपेंद्र जो पटेल हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन वगैरह किया है। ये 2015 के अंतर्गत हुए थे और उस समय हुए थे केरल के अंतर्गत। उसके बाद 7 साल के अंतर्गत जो कोविड की वजह से भी ये हो नहीं पाए, और इस बार जो 36वें हो रहे हैं, याद रख लेना है कहाँ पर है, गुजरात के अंतर्गत है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन में 27 जून से 10 जुलाई 2022 तक आयोजित विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। उप विजेता कौन रहे हैं, निक अपने किर्गियोस रहे हैं, निक किर्गियोस रहे हैं। निक किर्गियोस कहाँ के, ये भी ध्यान रख लीजिए साथ साथ में, ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। नोवाक जोकोविच तो बार बार जीतते हैं, ये कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत का एकमात्र रजत पदक जीता है। एकमात्र रजत पदक जीतने वाले कौन है, नीरज चोपड़ा है भाई, नीरज चोपड़ा है। अब जो अंजू बॉबी जॉर्ज है, इन्होंने पहले जीता था, 2003 के अंतर्गत जीता था। अब नीरज चोपड़ा सिर्फ एकमात्र पदक लाए हैं और वो भी रजत पदक लेके आए हैं। ये अमेरिका के अंतर्गत घटित हुई थी। ये जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, अमेरिका के एक कोई यूजिन राज्य है, वहां पर इस प्रकार की योजना हुई है। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन रही है, तो महिला एकल की विजेता रही है पीवी सिंधु। उप विजेता कौन रही है, ये चाइना की रही है, वांग जी री। और 2010 के अंतर्गत सिंगापुर बैडमिंटन को जीता था अपने साइना नेहवाल ने। तो देखो, कोई भी टीचर बनाएगा तो वो उसके आसपास के ऑप्शन देगा, तो आसपास के ऑप्शन से अपन को पूरा क्लियरिफाई करके चलना है। नेक्स्ट देखिए, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हिंदी फिल्म की सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला नहीं है, तो मिला है अजय देवगन को। और अजय देवगन की जो मूवी थी वो क्या थी, तानाजी थी। सूर्या को भी मिला है, पर सूर्या को मिला है वो तमिल फिल्म के लिए मिला। किस फिल्म के लिए, तमिल फिल्म के लिए मिला है, तमिल फिल्म के लिए मिला है। और तमिल फिल्म के अंतर्गत कुछ सोराराई करके इस प्रकार की एक मूवी थी, क्या थी, सोराराई करके। अब इन दोनों को, ये इसको तानाजी और इसको सोराराई दोनों के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, 29 जून से 4 अगस्त 2022 को 2 चरणों में संपन्न बहुपक्षीय नौ अभ्यास रिमपैक का मुख्य विषय क्या था। अब ये कहां पर हुआ था, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंतर्गत, कैलिफोर्निया की खाड़ी के अंतर्गत, यहां इस साइड के अंतर्गत ये हुआ था। और जो उसके मुख्य विषय था वो कैपेबिलिटी, एडेप्टिव और पार्टनेस सभी संगत हैं, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको ये पता भी होना चाहिए, ये जैसे ये अमेरिका है, ये अमेरिका हो गया, ये अमेरिका का जैसे कैलिफोर्निया है, तो आप थोड़ी सी कभी कभी जैसे ज्योग्राफी नहीं है फिर भी आप सिलेबस में करंट के हिसाब से थोड़ी सी लोकेशन को भी देख लिया करें। नेक्स्ट देखिए, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहां किया गया है, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 75 में, तो धारा 75 में नहीं किया गया भाई। तो संविधान के अनुच्छेद 243 आई और वाई में बिल्कुल किया गया, और राजस्थान की नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 76 के तहत भी किया गया। तो इस दोनों के अंतर्गत भी राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 के अनुसार नगरपालिका संपत्ति के लिए नगरपालिका किस रूप में काम करती है, तो नगरपालिका किस रूप में काम करती है, अपन ने पढ़ा ही था, ट्रस्टी या न्यासी के रूप में, ट्रस्टी या वहां पर न्यासी भी लिखा जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, न्यासी के रूप में काम करती है, वो मालिक तो बनने से रही। नेक्स्ट देखिए, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जो धारा 70 में भूमि अधिग्रहण का अधिकार किसको है, तो भूमि अधिग्रहण का अधिकार तो किसको है, राज्य सरकार को है। सबसे पहले नगरपालिका कहेगी सरकार को कि भाई ये मैं भूमि अधिग्रहण करनी है, राज्य सरकार उसको भूमि अधिग्रहण करेगी और वो उसको सौंप देगी, और जो मुआवजा होगा, जो मुआवजा है वो किसको देना पड़ेगा, नगरपालिका को देना पड़ेगा, इसके अंतर्गत नगरपालिका को। तो ऑप्शन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 71 के तहत एवं भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 के तहत नगरपालिका में आवेदक की जो भुगतान राशि है, जो उसने जो पैसा प्राप्त किया है, वो कहां कहां जमा होगा, तो राज्य की संचित निधि और नगरपालिका की निधि दोनों के अंतर्गत हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। आकस्मिक निधि का इसमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ऑप्शन काटना भी आना चाहिए, इससे भी आपको पता चल जाता है।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र निम्न में से किस धारा के तहत बनेगा? तो अब इसके अंतर्गत देखोगे तो जो स्थावर और नगरपालिका के जो बनने वाला है वो तो दिया हुआ है 74 के अंतर्गत दिया हुआ है। 68 के अंतर्गत क्या दिया है कि जो नगरपालिका के अंतर्गत संपत्ति का नीत होना, अर्जन करने की बात तो 67 के अंतर्गत दी है, और जो नगरपालिका में संपत्ति नीत होगी, जो सारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, वो 68 के तहत दिया हुआ है। 73 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? तो इसके अंतर्गत जो 73 है, इसके अंतर्गत जो संपत्ति का हस्तांतरण कैसे किया जाए नगरपालिका में, संपत्ति का हस्तांतरण और जो संविदाओं के संबंध में जो कॉन्ट्रैक्ट है, संविदाओं के संबंध में उपबंध किए गए हैं। और जो धारा 88 है, ये जो बजट के जो मंजूरी की बात करता है, ये बजट के मंजूरी की बात करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अधिशेष धन का निवेश किया जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों में, लघु बचत में, ब्याज और अनुसूचित बैंकें जमा किया जाएगा। बिल्कुल सभी के सभी संगत आ रहे हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 89 के तहत बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति में किसे सिफारिश की आवश्यकता होती है? तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वित्त समिति की आवश्यकता होती है, डी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरपालिका बजट को कौन तैयार करता है? अब बात कर रहे हैं कि नगरपालिका बजट को बना कौन रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन आया। तो नगरपालिका बजट को बनाने वाला अधिकारी कौन होगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा, ये इसको बनाएगा, ठीक है ना। मुख्य नगरपालिका अधिकारी बनाएगा, जो नगरपालिका का अध्यक्ष होगा इसको प्रस्तुत करेगा, और ये प्रस्तुत करने की तारीखों के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरपालिका निधि का गठन कहां पर किया गया है? जो नगरपालिका की निधि है उसको 79 के अंतर्गत नगरपालिका की निधि 9 से निधि 79 9 से निधि, ऐसे याद करने के लिए, ठीक नहीं। राज्य सरकार की, अब इसके अंतर्गत राज्य सरकार ये निधि गठन करेगी, उससे पहले राज्य सरकार क्या कर देगी? राज्य सरकार क्या कर सकती है? वित्तीय सहायता, क्या करेगी? वित्तीय सहायता करेगी। 80 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? अब ये नगरपालिका निधि हो गया, तो यहां नगरपालिका निधि का क्या करेगा? ये उपयोग करेगा। ये किसका उपयोग करेगा? नगरपालिका निधि का। बिल्कुल कंटिन्यू आते हैं, धाराओं को एक साथ में आप सीक्वेंस से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। 83 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? जो नगरपालिका के बाहर कोई भी अपने काम करना हो, जो नगरपालिका के बाहर का क्षेत्र है उसके अंतर्गत यदि कोई भी व्यय उपगत करना हो, और वो भी व्यय किसके अंतर्गत होता है? भौतिक संपत्तियों के अंतर्गत होता है। जो भौतिक संपत्तियां बनती है ना, एसेट्स बनते हैं, उनके लिए किया जा सकता है, उनके रख रखाव के अंतर्गत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत किस अध्याय में नगरपालिका राजस्व को उल्लेख किया गया? ये फर्स्ट क्लास में था, इसीलिए इसको देना जरूरी था। अब बात आती है, जो नगरपालिका का अध्याय 6 है, ये जो लेखा एवं और संपरीक्षा से संबंधित है। संपरीक्षा से, ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको मैन मोटे मोटे तो आपको ध्यान रख लेने हैं। ये 90 से लेकर के 100 तक दिया हुआ है। अब अध्याय 100 है, अध्याय 7 है, वो नगरपालिका के राजस्व से संबंधित है। ये नगरपालिका का राजस्व से संबंधित है। नगरपालिका का राजस्व ये अपने 101 से लेकर के 140 तक आता है। ये आपका इसमें ऑप्शन आ जाएगा। अब जो अध्याय 5 है, ये नगरपालिका के वित्त और नगरपालिका निधि से संबंधित है। 76 से लेकर के 89 के अंतर्गत आ गया। ये नगरपालिका की संपत्ति आती है 67 से लेकर के 75 तक दिया हुआ है। तो आपको दूसरी चीजों को भी ऑप्शन के अंतर्गत ध्यान रखना है कि सारी चीजें एक ही साथ में आपको याद हो जाए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अध्यक्ष बजट प्रस्तुत करेगा। अध्यक्ष कब तक बजट प्रस्तुत करेगा? तो 31 जनवरी से पहले कर देगा। बजट पास कब तक हो जाएगा? 15 फरवरी तक हो जाएगा। अब फिर भी 15 फरवरी तक नहीं होता तो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो 28 फरवरी तक बजट को सरकार के सामने रख देगा, और बजट बनाएगा कब तक? 15 जनवरी तक। तो सब बिल्कुल नजदीकी डेटें रहती है, तो आपको इसमें एप्रोप्रिएट आंसर को अच्छे से याद करके देना पड़ता है। प्रत्येक नगरपालिका वार्षिक बजट में कम से कम कितने प्रतिशत नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवाओं का करती है? 25%। ये अपने उसमें जो टेस्ट के अंतर्गत भी थे।
उसमें भी दिए हुए थे, उन्हीं क्वेश्चन को लिया है। मैंने देखा कौन लोग पढ़ते हैं उनको कौन नहीं पढ़ रहे हैं, गलतियां करेंगे और उनको भी गलत किया है तो अच्छी बात नहीं है। यदि कोई नगरपालिका बजट प्रांकलन पारित करने में विफल रहती है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी राज्य सरकार के समक्ष कब तक बजट पेश करेगा? तो ये इसके अंतर्गत 28 फरवरी आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बजट में कौन से प्रस्ताव सम्मिलित नहीं कर सकती है? नए पदों का सृजन, स्थावर संपत्ति का क्रय, नए यान, और इसमें डी ऑप्शन, सभी चीजें उसके अंतर्गत नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखो, नगरपालिका द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में बजट बनाया जाएगा। बजट बनाया कब जाएगा, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो आगामी वित्तीय वर्ष में 15 जनवरी से पूर्व ये नगरपालिका का जो मुख्य अधिकारी है उसी का ये कर्तव्य होता है कि वह बजट को बनाएगा। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 41 क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका बजट की मंजूरी किस धारा के अंतर्गत दी हुई है? तो आपको ध्यान रखना, अभी अपन ने बात की थी, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 89 क क्या कहती है? अरे 89 क कहती है भाई, गरीबों को मूलभूत, ये इसी नाम से निधि बनी हुई है, मूलभूत सेवा के लिए फंड 87 क्या कहती है? ये बजट को तैयार करेगी, ये बजट को तैयार करेगी और ये बजट को मंजूर कर देगी। अब इसके अंतर्गत 85 में क्या दिया हुआ? ये लेखाओं का प्रचालन दिया हुआ, और कैसे करेगी? ये नियमों के अकॉर्डिंग करेगी ना, नियमों के, और राज्य सरकार जैसा के लेखाओं का प्रचालन दिया हुआ 85 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन आपके योजना से संबंधित आ गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी देखो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना अलग है और शहरी रोजगार योजना अलग है। ये शहरी क्रेडिट कार्ड दे रही, क्रेडिट नाम से ध्यान रखना आपको, ये क्रेडिट दे रही है, पैसा दे रही है आपको। तो इसके अंतर्गत कितना ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? बिना ब्याज का ऋण है, 50,000 रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी शायरी लिख गया, ये क्या लिखना था? शायरी। ये यहां पे भी गड़बड़ आ जाएगा ना, एक गड़बड़ होगा तो दूसरा भी गड़बड़ उसमें आ जाएगा ना। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से लेकर के 40। जबकि इंदिरा गांधी शहरी जो रोजगार गारंटी है उसके अंतर्गत जो उम्र है वो 18 से लेकर के 60 वर्ष है। ये ध्यान रखना है, रोजगार के अंतर्गत 18 से 60 है, बाकी 18 से 40 है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद और लर्न रखना है, क्योंकि दोनों एक जैसी योजनाएं हैं और कॉन्फिडेंस के अंतर्गत भी अपन क्वेश्चन को खोटा कर देते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इसके मोरिटोरियम होता है जब तक किसी प्रकार का ब्याज और जब तक वो किस्त नहीं चुकानी होती है, वो टाइम पीरियड, वो मोरिटोरियम कहते हैं। अवधि और ऋण पुनर्भुगतान अवधि होगी। तो इसके अंतर्गत जो मोरिटोरियम अवधि है 3 माह तक किसी भी प्रकार का, उसमें ब्याज तो वैसे भी नहीं लगेगा, पर 3 माह तक उसको जो किस्त है उसकी छूट दी जाती है। और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि जो 12 समान मासिक किस्तों के अंतर्गत होती है। तो ये अपने उसमें दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। 45 क्वेश्चन के अंतर्गत अमृत मिशन योजना में राजस्थान में कौन से 1 लाख से कम आबादी वाले शहर को शामिल किया गया? तो इसमें झालावाड़ शहर है और ये 29वां शहर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अमृत मिशन 2.0, अब इसके अंतर्गत अमृत मिशन 2.0 कब तक चलेगी? तो ये भी 5 साल के लिए, 2025-26 तक ये योजना चलेगी, 2025-26 तक। इसके अंतर्गत सी ऑप्शन आ जाएगा। अब यदि आपसे कोई पूछ ले अमृत मिशन कब शुरू हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अमृत मिशन हुआ था 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को शुरू हुआ था ना। अमृत मिशन योजना जो भारत में कितने शहरों और कस्बों में कवर किया गया है? तो भारत की पूछा है तो 500 शहरों के अंतर्गत रखा गया है। अमृत योजना के सांकेतिक घटक नहीं है, अमृत योजना के सांकेतिक घटक कौन से नहीं है? तो जलापूर्ति बिल्कुल है भाई, हरित स्थल पार्क है, सीवरेज है, सेप्टेज ये भी है, परिवहन ये भी इसके अंतर्गत सांकेतिक घटक है। तो सभी के सभी इसके अंतर्गत क्या है? संगत है, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत मिशन योजना में किस राज्य ने सर्वप्रथम वार्षिक कार्य योजना बनाई थी? तो ये राजस्थान ने उस समय सबसे पहले, जब 25 जून 2015 को जब लागू हुई थी, तो राजस्थान ने सबसे पहले इसकी कार्य योजना बनाई थी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राजस्थान में स्थायी निवासियों की पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 50,000 तो उसकी क्या होनी चाहिए? पारिवारिक आय से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50,000 से ज्यादा है तो उसको वो 50,000 रुपए जो उसको मिल रहे हैं नहीं मिलेंगे। और जो व्यक्तिगत आय है वो कितनी होनी चाहिए? 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इस योजना के अंतर्गत दिया हुआ है। तो पारिवारिक आय का पूछा है
तो इसके अंतर्गत बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो और अच्छे से पढ़ें। कल या तो कोई रिवीजन की क्लास, फिर नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास को करेंगे, ठीक ना। बहुत अच्छे से, पूरे मेहनत से और पूरी लगन के साथ में आप काम करें, पूरा फोकस होकर के काम करें, आपको सफलता 100% मिलेगी। अच्छे से काम करते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।